नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो सहायक अध्यापक LT का जो पहला प्रश्न पत्र है, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि से ये पहला पॉइंट आपके सामने लेके उपस्थित हूँ। कहने का मेरा मतलब है जो पहली इकाई के अंतर्गत जो पहला टॉपिक जो दिया गया है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति के हम बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आज से ये श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए दोस्तों, जहाँ पर मैं कहूँगा कि शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति की अगर बात करें तो उसका जो पहला प्रश्न आपके सामने मैं इस प्रकार से रखूँ। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का जो स्वरूप था किस प्रकार से, प्राचीन काल के अंतर्गत बात करूँ जिसमें वैदिक काल का जो पीरियड था उस टाइम पे अगर हम बात करें तो औपचारिक तौर पर जिस प्रकार से उस समय जो शिक्षा को दिया जाता था तो उसका स्वरूप कैसा था, उसको देने का तरीका कैसा था। तो मैं आपको बता दूं तो उस समय में धार्मिक संस्कारों का यहाँ पर ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि आप सभी को पता है जब हमारे जो बच्चे होते हैं हमारी जो पहली प्राथमिकता जो रहती है कि बच्चे के अंदर संस्कारों को डालना होता है। जब आपके बच्चे घरों पर आपने देखा होगा कि जब वो 1-2 साल के होते हैं तो हम ये उसके अंदर संस्कार डालने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा मेन उद्देश्य होता है जो भी जिस धर्म का होता है वो उस धर्म से संबंधित संस्कार अपने बच्चों पर डालने की प्रयास करता है। तो कहने का मतलब है कि भाई ये धार्मिक संस्कारों का ज्ञान उस समय दिया जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, अब देख पा रहे होगा दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करूं, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप उस समय क्या करेंगे। यदि ये शिक्षक से भी कहा जा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति से भी कहा जा सकता है। अगर यहाँ पर देखिए तो हम शिक्षक को ही यहाँ पर इंगित करते हुए चलें तो यदि आपसे किसी भी गंभीर विषय पर ऐसी कोई विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाता है तो आप उस परिस्थिति में आप क्या करोगे। तो आप सहज तैयार हो जाएंगे, सहज रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करते हुए आप सहज स्वभाव से आप तैयार होंगे और उस विषय पर आप भाषण देना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो शिक्षकों की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है। देखिए किसके माध्यम से करते हैं, तो अगर बताएं जो शिक्षक है, शिक्षक का जो योग्यता है उसका आचरण उसका व्यवहार की अगर हम बात करें मूल्यांकन करने की बात तो उसके शिक्षण के माध्यम से हम कर सकते हैं। देखिए किसी टीचर को कितना आता है, अपने विषय में कितना पारंगत है, तो उसका जो महत्वपूर्ण जो केंद्र बिंदु अगर मानते हैं तो उसका शिक्षण कार्य होता है। शिक्षण ये इसके माध्यम से हम टीचर का क्या कर सकते हैं, पूरा आचरण और उसका योग्यता की हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं, उसके शिक्षक करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके यहाँ पर देखिए, स्कूल अनुशासन में सामाजिक नियमों का सहज परिपालन को प्राथमिकता दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बन जाता है, स्कूल अनुशासन में किस चीज को प्राथमिकता दी जाती है, क्वेश्चन ये बनता है। तो आपको पता है सामाजिक नियमों का सहज परिपालन को क्या दी जाती है, प्राथमिकता। समाज के जो नियम है उन नियमों के अंतर्गत किस प्रकार से सहज रूप में आप कार्य का निर्वाह कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो यही कोई हम क्या कहते हैं, नियमों का पालन ये किया जाता है। अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य मार्गदर्शन, देखिए स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन ये कराता है, याद रखिएगा। देखिए अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो मार्गदर्शन वो उसके मार्ग को भी अच्छी तरह से प्रशस्त करता था, और हम कहें ये परामर्श हम ये लेते हैं। देखिए स्वस्थ मार्ग की हम बात करते हैं, मार्गदर्शन की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सही तरीके से चीजें आती हैं या अगर कोई आपसे अधीनस्थ या आपके कनिष्ठ अगर कोई पूछ रहा है तो आप उसको मार्ग दिखा सकते हो और उसको परामर्श दे सकते हो कि भैया आप इस तरीके से चीज़ों को कीजिएगा, और एक अनुशासन के रूप में आप उनको मौलिक दर्शन के रूप में वो चीज़ें बता सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है। शिक्षण के अंतर्गत जो डाल्टन विधि है उसको प्रारंभ करने का श्रेय किस व्यक्ति विशेष को जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पाग हस्त ये हैं, इनको डाल्टन विधि को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे
शिक्षा मनोविज्ञान का जनक के रूप में हम किसको जानते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, हर्बर्ट वो व्यक्ति है जिसको आपके शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। और कथन ये किसने कहा है? देखिए, जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण कार्य के अंतर्गत जो सबसे अच्छा या उत्तम शिक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्वयं बालक जैसा हो। ठीक है, जब कोई शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसको जो बालक है, जो उसका बौद्धिक स्तर है, उसकी तरह खुद भी बनना पड़ता है, या उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार उसको क्या करना पड़ता है, आपको ज्ञान देना पड़ता है। तो इसका जो कथन जो कहा गया है, मैकेन द्वारा इसका कहा गया है कि उनके द्वारा स्पष्ट तौर पे इस चीज़ को कहा गया है कि भैया जो बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं बालक जैसा हो। और ये कथन आपका मैकेन के रूप में इस चीज़ को कहा गया। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे अच्छा, अगर कहें अच्छा अध्यापक वह है जो एक अच्छा अध्यापक किसे माना जाता है? ठीक है, अगर हम शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत देखें तो शिक्षण के अंतर्गत हम कहें तो सबसे अच्छा अध्यापक कौन है? आपको ये बताना है कि वो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, वही सबसे अच्छा अध्यापक है। अगर हम ये जो किताबी जो भाषा है, अगर हम इससे थोड़ा हटकर अगर देखें तो एक अच्छा अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थियों की हर संभव मदद करे, चाहे उसके शिक्षण के क्षेत्र में हो, या उसके गतिविधियों में हो, या उसके सांस्कृतिक रूप में, या उसके चौतरफा मनोवैज्ञानिक रूप में, या कहें उसके भौतिकी रूप में, अगर उसके मूल्यांकन उसका चौतरफा विकास की अगर हम बात करते हैं तो वही सबसे अच्छा टीचर माना जाता है। अगर हम किताब की भाषा के आधार पर करें तो अच्छा अध्यापक वह होता है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। बड़ा निष्ठावान जो टीचर होगा वही सबसे अच्छा टीचर माना जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। संप्रेषण हम किसी चीज को बता रहे हैं तो उस चीज में जो सबसे शक्तिशाली जो बाधा के रूप में जो हमारे सामने आती हैं, जो शिक्षक के स्तर पर भ्रमित हो। ठीक है, शिक्षक के स्तर पर वो भ्रमित हो। कहने का मतलब है हम किसी कक्षा में, किसी संबंध में, किसी चैप्टर को यदि हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले तो टीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसको किसी चीज़ में भी भ्रांतियाँ पैदा ना हो, वो जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उसका उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि शिक्षक के स्तर पर वो भ्रांति होती है, सबसे बड़ा बाधक के रूप में माना जाता है। अगर शिक्षक के स्तर पर ही सबसे बड़ा भ्रांति के रूप में अगर पैदा होता है तो फिर अगर इस प्रकार से अगर शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है तो वो भ्रांतिपूर्ण चीज़ों को ही बच्चों को क्या करेगा, देगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षण कार्य क्या होगा, असफल ये शिक्षण कार्य रहेगा। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके सामने मैंने रख लिया। अब देखिए दूसरा, बच्चों का जो प्रथम अध्यापक के रूप में जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि बच्चे की जो प्राथमिक पाठशाला किसे कहा जाता है, तो आप सभी को ये पता होगा कि बच्चे की जो प्राथमिक पाठशाला के रूप में आपके घर को जाना जाता है, घर से ही प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। अब उसके प्रथम अध्यापक के रूप में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है वो कौन करता है? या माता पिता, या फिर आपकी माता या फिर पिता के रूप में कहें, या फिर दादा या दादी के रूप में कहें, तो जो सबसे अच्छी गुरु जो मानी जाती है, जो वो माँ मानी जाती है, माँ ही बच्चे को उसका सर्वांगीण विकास में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भागीदारी ये निभाती है। अगर हम कहें माँ एक ऐसी गुरु के रूप में मानी जाती है जो बच्चे को अच्छा बुरा सही गलत में फर्क करना सिखाती है, अपने संस्कार उसके अंदर डालती है। जो हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों को कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर डालती है। जब वो संस्कारी होता है, जब वो चीज़ों को समझने लगता है, क्या गलत है क्या सही है, जब वो चीज़ें समझता है तब जाके वो क्या करता है, प्राथमिक स्तर पर जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे को वो तमाम चीज़ें उसकी गुरु के रूप में वो माता सिखाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, आप स्कूल के बाहर अपने छात्रों से बहुत गंभीर होकर व्यवहार करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है
क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आप स्कूल के बाहर अपने छात्रों से किस प्रकार से व्यवहार करोगे। तो आपको मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार अगर छात्रों के साथ करा तो उसका नतीजा आपको कक्ष में देखने को मिला। फिर छात्र आपको गुरु की नज़र से ना देखते हुए एक फ्रेंड की नज़र से देखना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने पूर्व में ही उसको एक फ्रेंड चलकर मुहैया करा दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको एक फ्रेंड के नज़रिए से देखिए, आपके द्वारा जो दिया गया जो शिक्षण कार्य है उसको गंभीरता से नहीं लेगा। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत गंभीर होकर आप छात्रों से क्या करोगे, व्यवहार करोगे। अगर कहीं पर आपको मार्केट में भी अगर छात्र छात्राएं मिलती हैं, किसी शादी या किसी समारोह में अगर मिलती हैं, तो आप वहाँ पर भी एक शिक्षक की भूमिका को निर्वाह करोगे, ना कि आप एक मित्र के रूप में, एक अंकल के रूप में, या कहें किसी भी अन्य संबंधों से आप शिक्षक से नहीं, छात्रों से नहीं मिल पाओगे। आप फिर भी समाज के नज़रिए में एक शिक्षक हो और जो छात्र है वो आपका शिक्षार्थी के रूप में जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप बहुत गंभीर होकर उससे क्या करोगे, व्यवहार करेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए, अच्छे शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को किस प्रकार से ज्ञानी होना चाहिए ये कह रहा है। देखिए शिक्षक को, एक अच्छे शिक्षक को व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा मनोविज्ञान, साथ ही अगर हम कहें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। देखिए तीन चीज़ों का, एक अच्छे शिक्षक के अंतर्गत तीन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। कौन कौन से? एक तो आपका व्यवहारिक मनोविज्ञान होता है, और दूसरा आपका शिक्षा मनोविज्ञान होता है, और तीसरा आपका बाल मनोविज्ञान होता है। ये तीनों चीज़ों का आपके शिक्षक को इन तीनों चीज़ों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब व्यवहारिक ज्ञान कैसे होता है? अब व्यवहार, आप किस तरीके से छात्रों से व्यवहार कर रहे हैं, आपका व्यवहार ही आपका आचरण को दर्शाता है, आपका व्यवहार ही आपकी शिक्षा को प्रदर्शित करता है। तो कहीं ना कहीं अच्छे शिक्षक के अंतर्गत व्यवहार होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक रूप में होना चाहिए, और अगर हम कहें शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में। अब शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार से टीचर जो अपना पठन पाठन का कार्य है, जो शिक्षण कार्य कर रहा है, उसमें विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, और दूसरी बात करूं तो भैया बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अब बालकों को किस तरीके से पढ़ाना है, आप मान लीजिए आप एमएससी हैं, एमएससी और बीएड हैं, और आप जा रहे हैं कि कक्षा 6 या 8 में पहुंच रहे हो या 12 में पहुंचे, तो आप चाह रहे हो कि हमारे जो बच्चे हैं वो, उनका जो बौद्धिक स्तर होना चाहिए वो आपके बीएससी या एमएससी या ग्रेजुएशन स्तर के बच्चों का होना चाहिए। तो आप अपेक्षाएं इस प्रकार से रखते हो, मगर ये अपेक्षाएं हमेशा गलत होती हैं। आपको क्या करना चाहिए, आप अगर आपने कितने भी शिक्षा ग्रहण करी हो, तो आपको जो बच्चों को जो ज्ञान दोगे वो आपके कक्ष के उस जो पाठ का जो पढ़ा रहे हो, तो उसके समानांतर ना जटिल हो ना कठिन। आगमन और अधिगम जो हमने पढ़ा था कक्ष में, तो उसके आधार पर होना चाहिए। जटिलता से सरलता की तरफ, सरलता से जटिलता की तरफ का क्या होना चाहिए, आपका बाल मनोविज्ञान का ज्ञान केंद्रित ये होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके विचार में, हम कह रहे हैं कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए आपके नजरिए से या क्या आपके उद्देश्य से? तो ऐसा शिक्षा देनी चाहिए जो बालकों का स्वर्णांगीण विकास कर सके। कहने का मेरा मतलब है कि बच्चे का जो चारों तरफा विकास या उसका बहुमुखी विकास करने में सक्षम हो, तो हम उसी को ही क्या कहेंगे, शिक्षा का उद्देश्य कहते हैं। एक विचार आया कि भैया आपके विचार में हमने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य कैसे होना, शिक्षा का उद्देश्य हमेशा स्पर्श होना चाहिए, एक केंद्र बिंदु होना चाहिए जिसमें बालक का स्वर्णांगीण विकास किया जाता है। अगर बालक का संपूर्ण रूप से अगर विकास हो गया, तो सोच लीजिएगा समाज का विकास, आपके मूल अधिकारों का विकास, जमा जितने भी आपके अधिकार हैं, जिन चीज़ों की कुरीतियाँ हैं, कुरीतियों को दूर करने में कहीं ना कहीं आपके जो शिक्षा है कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाती है। जब यदि बच्चे का स्वर्णांगीण विकास होता है या चौमुखी विकास होता है, तो अपने जीवन में वो हर चीज़ करने में सक्षम हो जाता है, वो किसी भी चीज़ से परहेज नहीं करेगा। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है बालक का स्वर्णांगीण विकास ही होना चाहिए, इतना आपको स्पष्ट तौर पे पता होना चाहिए। अब देखिए पाठ्यक्रम निर्माण में
शिक्षकों के उद्देश्य तथा शिक्षण अनुसंधान का ध्यान मुख्य रूप से होना चाहिए। यदि मान लीजिए जब राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम कहें एनसीईआरटी के माध्यम से जब किसी क्षेत्र में, शिक्षा के किसी क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्यों को सही तरीके से उद्देश्यपूर्ण अगर बनाना है तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसके निर्माण में किन चीज़ों को रखना चाहिए, किन चीज़ों का महत्व होना चाहिए और किस प्रकार का आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो सर्वप्रथम अगर मैं बात करूँ, शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। जो आप पाठ्यक्रम का निर्धारण करें तो आगे जाके वो पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य को परिपूर्ण रूप से सार्थक करे। पहले तो बात ही हो, कहने का मेरा मतलब है कि यदि बच्चा किसी चीज़ को पढ़ रहा है वो चीज़ों को अपने जीवन में भी उनका अनुसरण कर सके और आगे अपने मार्ग को आगे अच्छी तरीके से प्रशस्त कर सके और उच्च पदों की तरफ वो बढ़ सके, या कहें अपने ज्ञान से समाज का एक अच्छी पथकथा लिख सके, सही तरीके से निर्माण कर सके, तो ये उसमें आता है। दूसरा जो होता है कि भैया शिक्षण अनुसंधानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मुख्य चीज़ होता है कि शिक्षण अनुसंधानों पर विशेष रूप से ध्यान है। शिक्षण अनुसंधान जितने भी होते हैं उनके जो डीन हैं या उनके जो प्रोफेसर, उनसे डिस्कस किया जाना चाहिए कि हम इस चीज़ पर इस चैप्टर को ला रहे हैं या इन चीज़ों को करने जा रहे हैं, तो वो चीज़ें मायने रखती हैं। तो शिक्षण अनुसंधानों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो मुख्य रूप से वही इन चीज़ों को क्या है क्रियान्वित करते हैं। अब जब शिक्षण अनुसंधानों की बात करें, आपने पाठ्यक्रम लागू कर दिया, शिक्षा के उद्देश्य को सही तरीके से कर दिया, मगर उसको जो पढ़ा रहे हैं, जो उनको क्रियान्वित कर रहे हैं, वो आपके जो शिक्षण अनुसंधान है, जो वहाँ कार्यरत जो शिक्षक हैं उनके द्वारा उसको क्या किया जाता है, सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस चीज़ का मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है। अब देखिए, डेवी के अनुसार अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं, शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ये किसके द्वारा कहा गया है तो आपको पता नहीं, ये डेवी के द्वारा क्या गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इसको आप देख लीजिए, इसको आप नोट भी करते हुए चलिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ये किसके द्वारा कहा गया, ये डेवी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अब देखिए, शिक्षण है, शिक्षण क्या है आपको ही पता होना चाहिए। शिक्षण क्या है? शिक्षण हमेशा एक कौशल होता है। देखिए, शिक्षण की अगर हम बात करें तो शिक्षण हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। दो व्यक्तियों के कौन कौन से बीच होता है? एक तो शिक्षक होता है, एक छात्र के बीच में क्या होता है, हमेशा शिक्षण कार्य किया जाता है। याद रखिएगा, शिक्षण कार्य जिसमें एक शिक्षक होता है और एक छात्र होता है, इन दोनों के मध्य में जिस प्रकार से शिक्षक नई चीज़ों को बच्चे के सामने रख रहा है या कहें उसको किस प्रकार से समझा रहा है, वो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती। कई दफ़े आपने ये देखा होगा कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण के अंतर्गत किस प्रकार से हम चीज़ों को रखते हैं। अगर हम शिक्षण कौशल की बात करें ना, थोड़ा सा इसमें मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, थोड़ा सा इसे समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकती है। तो इसमें पहले शिक्षण कौशल क्या है इसको आपको स्पर्श करा दूँ। शिक्षण विधियाँ भी इसे कहते हैं, शिक्षण कौशल भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, शिक्षक और जो शिक्षार्थी है जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षक किसी छात्र को जिस विधि से शिक्षण प्रदान करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। याद रखिएगा, शिक्षण विधि के अंतर्गत अगर हम बात करें किस प्रकार से कौशल का प्रयोग किया जाता है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अगर हम शिक्षण के अंतर्गत कौशलों का अगर प्रयोग करें तो मुख्यतः 4 प्रकार से कौशलों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका भाषा कौशल होते हैं, अध्ययन विधियाँ होती हैं और अध्ययन कौशल होता है, पाठ योजना होता है। अगर हम इन 4 भागों की अगर बात करें, जिस प्रकार से हमने शिक्षण के अंतर्गत इन 4 भागों को विभाजित किया, तो 4 भागों को जब हम विभाजित करते हैं तो जैसे भाषा कौशल की बात करी मैंने, आपके अध्ययन विधियों की बात करी, अध्ययन कौशल की बात करी और पाठ योजना की हम जब बात करें तो इसमें भी हम इनको अलग अलग तरीके से निरूपित करते हैं। अगर हम भाषा कौशल की बात करते हैं, भाषा कौशल में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए इसको भी स्पर्श करा दूँ। जैसे श्रवण आना चाहिए, किस प्रकार से हम बोल रहे हैं, भाषण आना चाहिए, किस प्रकार से आप भाषणों को शब्दों को उकेरते हैं, और पठन किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से लिख रहे हैं, लेखन आ जाता है, किस प्रकार से आप चीज़ों को लिख रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं कि अध्ययन कौशल की जो मैंने बात करी, तो अध्ययन कौशल के अंतर्गत जैसे प्रस्तावना आ जाती है, अन्वेषण आ जाता है, श्यामपट का प्रयोग आ जाता है, साथ ही जो प्रश्नोत्तरी कौशल आ जाता है और प्रभाव कौशल भी इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर जो मैंने तीसरा जो बताया था अध्ययन
विधियों की मैंने बात करी तो अध्ययन विधियों में जैसे कि आपका जो व्याकरण शिक्षण आ जाता है, गद्य शिक्षण आ जाएगा, पद्य शिक्षण आ जाएगा और नाटक शिक्षण इसके अंतर्गत आ जाएगा। जो चौथा है जो महत्वपूर्ण है, जो पाठ योजना की हमने जो बात करी, तो पाठ योजना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब हम अगर पाठ योजना की अगर बात करेंगे तो उसमें भी गद्य पाठ योजना होगा, पद्य पाठ योजना होगा, व्याकरण पाठ योजना होगा, कौशल प्रश्नोत्तरी कौशल होगा, अनुवाद पाठ योजना होगा और शांतिपूर्ण नाटक पाठ योजना इसके अंतर्गत आ जाती है। अगर हम थोड़ा सा इधर दृष्टिकोण में देखें अन्य दृष्टिकोण से, तो भाषा कौशल क्या होता है, ठीक है, कभी पूछा जाता है कि भाषा कौशल किसे कहते हैं। भाषा कौशल वह कौशल होता है जिसमें सुनने या बोलने या पढ़ने या लिखने का क्या होता है, कौशल क्या होता है, इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। किसी भी व्यक्ति में संप्रेषण की सहायता से उसके जो भाषा कौशल में किस प्रकार से दक्षता निर्भर करती है। जैसे हमने कहा कि भाषा कौशल में जैसे श्रवण का होता है या फिर भाषण का होता है या पठन का होता है, लेखन होता है, ये जो तमाम सोपान है ना, इनको हम कहीं ना कहीं क्रमबद्ध तरीके से साथ लेके चलना पड़ता है। बिना अगर हम इसको साथ लेके ना चलें तो सोच लीजिए जो आपका जो शिक्षण है, जो शिक्षण कौशल है, वो अधूरा ही रह जाएगा। देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग कौशलों के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य को कहीं ना कहीं स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, बच्चे के सर्वांगीण विकास में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी को निर्वाह करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे के भागीदारी इसमें निभाते हैं। ठीक है, ये आपके इस समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छी तरह से इसको समझा दिया है। अब देखिए अगला जो है, हम कह रहे हैं कि अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे कि डैश 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 कभी पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, कभी वहाँ पर आपके डैश डैश नहीं भी दिया जाएगा तो प्रश्न बनेगा कि अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बालक स्वयं में सुधार करे या बालक माफ़ी मांगे या बालक के छात्रों पेरेंट्स को बुलाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि बालक स्वयं को सुधारे और जो विद्यालय का जो अनुशासन है वह स्वतः ही सुधर जाएगा। यदि कोई बच्चा इस प्रकार की कृत्य करता है तो सर्वप्रथम बच्चे को इस चीज़ का अनुसरण कराना चाहिए कि उसके द्वारा जो किया गया जो कृत्य है वो कहीं ना कहीं हानिकारक है या उससे कहीं ना कहीं गलत चीज़ें कन्वेंस होती हैं। तो बालक इसको स्वयं सुधार ले, ये सबसे बेहतर तरीका है। बालक को दंड देने से तो अच्छा है कि बालक को स्वयं उस चीज़ को सुधारने का मौका देना चाहिए कि जिससे कि वो अपनी गलती को क्या करे, स्वयं ही उसको सुधार ले। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय अगर हम कहें तो क्या होता है। अगर हम माध्यम की बात करें तो वो क्या होता है, तो भाषा सीखने का जो प्रभावी उपाय होता है वो वार्तालाप करना होता है। अगर हम भाषा को सीखें, अगर हम फ्रेंच बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं या कुमाऊनी बोल रहे हैं या पहाड़ी बोल रहे हैं या बंगाली बोल रहे हैं या उड़िया बोल रहे हैं, तो इन चीज़ों को पढ़ने से अपेक्षा ज़्यादा इसको आप क्या करोगे, वार्तालाप जिस प्रकार से आप इसको स्पीकिंग करोगे उससे ज़्यादा क्या होती है, आपकी जो भाषा है, भाषा शैली प्रवृत्ति से जो कहते हैं मजबूत होती है, उन कहीं ना कहीं वो कार्य आपका शानदार तरीके से कार्य करता है। ठीक है, हम भाषा सीखने का जो प्रभावी उपाय हमेशा रहा है, अगर हम वैदिक काल से भी कहें आज आधुनिक काल तक की अगर हम बात करें, जो ये पूरा मनुष्य का जो सफ़र चला है जहाँ से वो एक सभ्य समाज का जो प्राणी बना, तो अगर हम तब से देखें तो तब से वार्तालाप ही एक ऐसा माध्यम रहा जहाँ पर भाषा को हम किसी माध्यम से सीख सकते हैं। देखिए अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में भी हम इन चीज़ों को स्मरण करते हैं कि उस समय किस प्रकार से जो हमारे पूर्वज थे एक तरीके से भाषा को जिस प्रकार से एक दूसरे से कन्विंस करते थे, सीखते थे, वार्तालाप करते थे, निरंतरता उनमें थी, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता था, भाषा में कहीं ना कहीं एक गति और एक रोचकता उसमें बरकरार ये रहती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि छात्रों के चरित्र निर्माण में मुख्य भूमिका स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, हम जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो वो ये कह रहा हूँ कि भैया जो छात्र है, छात्र में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका की हम जो बात कर रहे हैं, उसके चरित्र निर्माण की जो बात करें तो उसमें जो मुख्य भूमिका जो रहती है अध्यापक के चरित्र के जो आदर्श चरित्र होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। वो शिक्षक ही उस छात्र के चरित्र का निर्माण करता है,
या कहें उसके चौमुखी बहुआयामी चीज़ों का वो क्या करता है, कहीं ना कहीं विकास करने में वो सक्षम होता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम कहें छात्रों के चरित्र को जो मुख्य रूप से जो उसका निर्माण करता है, तो कहीं ना कहीं वो स्वयं अध्यापक के चरित्र के आदर्श चरित्र का ये होना चाहिए, उसके माध्यम से ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि एक अध्यापक के रूप में, देखिए मैं कह रहा हूँ एक अध्यापक के रूप में आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये कही गई है। ये देखिए, जब आप एक अध्यापक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं तो आपके सामने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और साथ ही हम बात करें विचारों को जब आप प्राथमिकता दोगे, तब जाके आप कहीं ना कहीं शिक्षण की जो विधियाँ हैं, जो उसके कौशल हैं, उन कौशलों को निपुणता से संपादित करने में सक्षम हो जाओगे। यदि आप इस प्रकार से नहीं कर पाए तो आपका कहीं ना कहीं जो शिक्षण है, जो कौशल है, वो क्या होगा, अनकम्प्लीट ही माना जाएगा। तो इसमें जो आपकी प्राथमिकता जो रहनी चाहिए वो किस प्रकार से क्रियान्वित होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए और विचारों पर ये उसको प्राथमिकता के रूप में रखना चाहिए, ये इसका केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि शिक्षण के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ कही गई है कि अगर हम जब शिक्षण की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षण के माध्यम से ही क्या होता है, समाज में या समाज के जितने भी सभी वर्ग हैं, कहीं ना कहीं उनका कल्याण शिक्षा के माध्यम से होता है। उसका त्वरित समाधान या कहें वो अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, किस प्रकार से चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को समझ सकता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें कि हमने कहा कि शिक्षण के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है, अब ये कल्याण कैसे होता है, थोड़ा सा इसकी विशेषताओं की तरफ मैं आपको अग्रसर करना चाहूँगा, आप अपना केंद्र बिंदु बनाए रखें। शिक्षा के द्वारा ही क्या होता है, बालक के जो आंतरिक शक्तियों का क्या होता है यहाँ पर विकास किया जाता है। और अगर हम कहें शिक्षा के ही द्वारा जो बालक अपने जो भावी जीवन है, जो आने वाला जो जीवन है, तो उसकी कहीं ना कहीं कटपथा लिख सकता है, कहीं ना कहीं वो अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है। और शिक्षा के ही द्वारा बालक में कहीं ना कहीं नैतिकता आती है, जिससे समाज के सभी क्षेत्रों में वो अपनी नैतिकता से अपनी प्रशंसा कर सकता है, समाज को एक नई दिशा दे सकता है, एक नई धुरी पर ले जा सकता है। और जिस प्रकार से जन्मजात जो भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों को कहीं ना कहीं समाज से दूर करने की कोशिश करता है। और समाज में जिस प्रकार से नियम कानून जो हैं, उनके आधार से भी कहीं ना कहीं बच्चे को चलना होता है। और जिस प्रकार से कुरीतियाँ समाज में विराजमान होती हैं, उन कुरीतियों का कहीं ना कहीं विनाश करने में आपका शिक्षण माध्यम क्या होता है, सहयोग प्रदान करता है। और अगर हम कहें भावात्मक रूप में भी किया जाता है, और तो और अधिकार और जो कर्तव्य है, कर्तव्य का भी बोध आपके समाज के सभी वर्गों को कल्याण के रूप में ये किया जाता है। अगर हम कहें तो एक ऐसा वातावरण जिसमें समायोजन करने की भी कहीं ना कहीं जो शक्ति है, जो तमाम चीज़ें हैं, वो आपके शिक्षण के माध्यम से ही उसको संपादित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं कहूँ कि भैया कि जो शिक्षा की अगर प्रमुख उद्देश्यों की अगर मैं बात करूँ कि उद्देश्य क्या हो, ये भी तो आपको समझ में चाहिए कि हम पहले टॉपिक को पढ़ लें। तो पहला टॉपिक अगर मैं आपके सामने पूरी तरीके से रख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी आपको स्मरण होना चाहिए। अगर हम शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो इससे शिक्षा के चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा में किस प्रकार से चरित्र का निर्माण किया जाता है वो, और निर्माण के साथ साथ उसका विकास किस प्रकार से होता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम कहें शिक्षा से ही जो शारीरिक विकास यहाँ पर क्या होता है, संभव हो पाता है, क्योंकि उसके बिना शिक्षा के रूप में अगर हम कहें व्यक्ति नहीं समझाता है। कहने का मतलब है, इसको थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ। शिक्षा से ही क्या होता है, शारीरिक रूप से विकास होता है, विकास संभव हो पाता है। शिक्षा के माध्यम से आपका शारीरिक विकास संभव होता है, इसको इस चीज़ के, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि वह कौन सी वस्तु उसके लिए उपयोगी है, कौन सी हानिकारक है, किस प्रकार की चीज़ों को संपादित करना चाहिए, ये चीज़ें वो नहीं समझ पाता। जब बात करता हूँ कि शिक्षा से ही ज्ञान और जो अपने ज्ञानों को जो जीवन को किस प्रकार से ज्ञानोपार्जन कर सकता है और उसके कार्यों की बात करते हैं, जो उसका सम्मान किस प्रकार से करता है। बिना शिक्षा से
अगर हम कहें शिक्षक से, बिना शिक्षा से मनोवैज्ञानिक जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका मत है कि जीवन बेकार होता है। कहने का मतलब है कि बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए जो व्यक्ति है वो एक पशु के समान माना जाता है, या पूंछ रहित वो पशु माना जाता है। जो पशु तो है मगर पूंछ रहित पशु है। उसी प्रकार से इंसान मात्र तो है मगर बुद्धि विहीन वो इंसान माना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब शिक्षण से ही अगर मैं बात करूं, प्रेम, सद्भावना, किस प्रकार से सहानुभूति होती है, किस प्रकार से सहयोग दिया जाता है, उसमें किस प्रकार से सरलता होनी चाहिए, आत्मा सांत्वना होनी चाहिए, और कर्तव्य परायण का बोध जिस प्रकार से कराता है, कहीं ना कहीं ये शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। कभी पूछा जाएगा कि आपसे कि शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा के आपके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा हम उसमें भी अग्रसर आपको करें। एक औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है, एक निरुपचारिक शिक्षा होती है। ये 3 शिक्षाओं में हमने क्या किया गया है, शिक्षा के प्रकारों को विभाजित किया हुआ है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इतना तो आप कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये गैर सरकारी समितियों के हाथों में ये होनी चाहिए। अगर प्रौढ़ जो शिक्षा है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, आपके जितनी भी गैर सरकारी समितियां हैं इनके हाथों में इसको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा बेहतरीन तरीके से वर्क कर सकती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करें कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में खेल के अवसर यहाँ पर प्रदान करना चाहिए, ये आवश्यक है। ये ऐसा क्यों कहा गया, इसको भी थोड़ा सा स्पर्श करते हैं। देखिए, जब बच्चा अपनी प्राथमिक पाठशाला से जब बाहर निकलता है, कहने का मतलब है जो कहते हैं कि हम जो उसके जो घर, उसका जो प्राथमिक पाठशाला होता है, जब पाठशाला से जब शिशु जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में जाता है, तो जब शिशुशाला जिसे हम आजकल जो कहते हैं प्ले ग्रुप, जो हम कहते हैं आज के दौर में नर्सरी या प्ले ग्रुप के रूप में जो हम आज प्राइवेट स्कूलों में बनते हैं, तो यहाँ पर जब 2.5 साल का बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसको शिक्षण कार्य नहीं कराया जाता है। याद रखिएगा, पहले उसको जो किया जाता है उसका बौद्धिक विकास पर जोर दिया जाता है, उसकी समझने की शक्ति पर विकास दिया जाता है। अब ये समझने की शक्ति कैसे है कि ढेर सारे खिलौने एक कक्ष के अंदर रखे जाते हैं, तो उन खिलौनों के माध्यम से खेल के अवसर वहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए रखा है, ए फॉर एप्पल रखा होगा, तो हम खेल में बच्चों को एप्पल दिखाएंगे या कैट दिखाएंगे या बस दिखाएंगे, या जो भी चीज़ें हैं उन खेल का ऐसा वातावरण संजोना पड़ता है जिससे कि वो बच्चा उन चीज़ों को कहीं ना कहीं सीख के उन चीज़ों को अपना अंदर समावेशित ये करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, शिशुओं के लिए जो शिशुशाला होता है वो खेल के अवसर वहाँ प्रदान करना अत्यंत अनिवार्य होता है, क्योंकि खेल में ही उसका जो सर्वांगीण विकास होता है, कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें उसके अंतर्गत हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें होना चाहिए। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप छात्र के डैड दिया रहेगा, तो अभिभावक के से उसका कारण पूछोगे, बिल्कुल हम पूछेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप के छात्र में, जब आपके कक्ष का जो छात्र है, अगर आप किसी क्लास टीचर हैं, तो आपकी कक्षा में यदि कोई छात्र अनुपस्थित हो रहा है, लगातार अनुपस्थित हो रहा है, विद्यालय में नहीं आ रहा है, या कहें स्कूल से आ रहा है मगर विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो रास्ते से कहीं भाग जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो इस कंडीशन में आप उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाओगे, उसका समस्या पूछोगे कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, और बच्चा के ना आने का कारण उसके अभिभावक से पूछोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।